गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम फिर से लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कल हमने देखा था पार्ट 8, आज पार्ट 9 देखते हैं। आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं? ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा। ऑप्शन बी मथुरा, आगरा, इटावा। ऑप्शन सी मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या। ऑप्शन डी लखनऊ, बनारस, जौनपुर। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा, आगरा, इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो बताना है कि रामगंगा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 500 किलोमीटर। ऑप्शन बी 700 किलोमीटर। ऑप्शन सी 600 किलोमीटर। ऑप्शन डी 750 किलोमीटर। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 किलोमीटर रामगंगा की लंबाई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताएंगे गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए गंडक हिमनद। ऑप्शन बी गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन सी त्रिशूली हिमनद। ऑप्शन डी मुस्टोंग हिमनद। तो बताएंगे गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुस्टोंग हिमनद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ? तो बताना है कि टांडाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ है। ऑप्शन ए छोटी छोटी झीलों के समूह से। ऑप्शन बी वर्षा के पानी से। ऑप्शन सी भूकंप की दरार से। ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो बताना है कि टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूकंप की दरार से टांडादारी झील का निर्माण हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? तो बताएंगे कौप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए सिंधु गंगा के मैदान में। ऑप्शन बी अपर्वतीय भूखंड में। ऑप्शन सी ए और बी दोनों में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कौप मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु गंगा के मैदान में कौप मिट्टी पाई जाती है अधिकतर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रवृत्ति व पठारी ढालों पर। ऑप्शन बी बघेलखंड। ऑप्शन सी नदियों के किनारे पर। ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए पर्वतीय व पठारी ढालों पर। ऑप्शन बी बघेलखंड। ऑप्शन सी नदियों के किनारे पर। ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर में। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए प्रवृत्ति व पठारी ढालों पर राकर मिट्टी पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बताएंगे मृदा अपरदन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा। ऑप्शन बी वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा। ऑप्शन सी
रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएंगे मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन को फिर से रिपीट करते हैं। तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा। ऑप्शन बी जन वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा। ऑप्शन सी रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा भी मृदा अपरदन होता है और वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा भी मृदा अपरदन होता है और रेगिस्तान क्षेत्र में वायु द्वारा भी अपरदन होता है। तो इनमें से ये सभी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए वाराणसी। ऑप्शन बी रेणुकूट। ऑप्शन सी हमीरपुर। ऑप्शन डी ललितपुर। तो बताएंगे हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेणुकूट। रेणुकूट में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है। तो बताएंगे यूपी में तांबा कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सोनराई ललितपुर। ऑप्शन बी कजराहाट मिर्जापुर। ऑप्शन सी सिंगरौली मिर्जापुर। ऑप्शन डी रेणुकूट मिर्जापुर। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। यूपी में तांबा कहाँ प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनराई और ललितपुर में तांबा प्राप्त होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकालने जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए तांबे को बॉक्साइट से अलग करने में। ऑप्शन बी इस्पात उद्योग में निस्सरण व धातुशाह हेतु। ऑप्शन सी बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाने में। ऑप्शन डी बालू में मिश्रण कर सीमेंट बनाने में। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस्पात उद्योग में निस्सरण व धातुशाह हेतु डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए गोमती शारदा नदियों से। ऑप्शन बी गोमती घाघरा नदियों से। ऑप्शन सी शारदा घाघरा नदियों से। ऑप्शन डी शारदा रामगंगा नदियों से। बताएंगे यूपी में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारदा रामगंगा नदियों से सोना प्राप्त होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। ऑप्शन ए कासिमपुर। ऑप्शन बी नरौरा। ऑप्शन सी टांडा। ऑप्शन डी सिंगरौली। तो बताएंगे देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्तर प्रदेश में उत्पादक विद्युत गृह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंगरौली। सिंगरौली में देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत गृह स्थान यूपी में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संसाधन की देन है।
ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी राजा बलवंत सिंह कृषि कॉलेज, ऑप्शन सी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पंतनगर विश्वविद्यालय। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस कृषि संस्थान की देन है? तो बताएंगे किस कृषि संसाधन की देन है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंतनगर विश्वविद्यालय। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम करने के लिए पंतनगर विश्वविद्यालय संस्थान की देन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बताएंगे भारत के बाजरा उत्पादक में राज्यों में से कौन सा स्थान यूपी का है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। बताएंगे कौन सा स्थान प्राप्त किया है यूपी ने बाजरे में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय। उत्तर प्रदेश का भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों में से दूसरा स्थान है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? तो बताएंगे संपूर्ण भारत में अग्रणी यूपी का कौन कौन सी फसलें हैं यूपी की। ऑप्शन ए जौ गन्ना सरसों गेहूँ, ऑप्शन बी गन्ना गेहूँ मूंगफली जौ, ऑप्शन सी गेहूँ चना गन्ना जौ, ऑप्शन डी गन्ना चना गेहूँ सरसों। तो बताएंगे निम्नलिखित जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौ गन्ना सरसों गेहूँ में यूपी संपूर्ण भारत में अग्रणी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला तराई के क्षेत्र में के अंतर्गत नहीं आता? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी गोरखपुर। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। यूपी का कौन सा जिला है जो तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है आप लोगों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहारनपुर। बाकी फैजाबाद, पीलीभीत, गोरखपुर ये तराई क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 1920 में, ऑप्शन बी 4 जनवरी 1920 में, ऑप्शन सी 14 मार्च 1920 में, ऑप्शन डी 1 मई 1920 में। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मई 1920 में यूपी में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को कब अलग किया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 1979 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1974 में, ऑप्शन सी मई 1974 में, ऑप्शन डी जून 1975 में। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को कब अलग किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अप्रैल 1974 में उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से उद्यान एवं फल उपयोग विभाग को अलग किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए 10.62%, ऑप्शन बी 12.77%, ऑप्शन डी
ऑप्शन सी 13.90%, ऑप्शन डी 12.70%। तो बताएंगे संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.77%। संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है तो बताएंगे 12.77%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। बताएंगे उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45% गन्ने का उत्पादन किया जाता है यूपी में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज परीक्षण का कार्य कब शुरू किया गया। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित बीज परीक्षण प्रयोगशाला में बीज परीक्षण का कार्य कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए 1982 से 83, ऑप्शन बी 1993-94, ऑप्शन सी 1992-93, ऑप्शन डी 1980-81। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1980-81 में बीज परीक्षण का कार्य शुरू किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका चलाई गई। ऑप्शन ए पशुपालन और गेहूं उत्पादन, ऑप्शन बी सिंचाई और कृषि, ऑप्शन सी कृषि और उर्वरक, ऑप्शन डी कृषि और पशुपालन। तो बताएंगे कृषि संबंधी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका चलाई गई और इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि और पशुपालन पत्रिका चलाई गई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है। ऑप्शन ए 15 से 20%, ऑप्शन बी 30 से 35%, ऑप्शन सी 20 से 30%, ऑप्शन डी 35 से 40%। बताएंगे उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है और इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 से 40% गेहूं उत्पादन का भाग उत्पादित करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 66%, ऑप्शन डी 70%। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66%। 66% उत्तर प्रदेश में कुओं और नलकूपों द्वारा भूमि की सिंचाई की जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में पक्के कुओं की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन ए 7,30,000, ऑप्शन बी 90,000, ऑप्शन सी 4,90,000, ऑप्शन डी 3,30,000। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में पक्के कुओं की संख्या लगभग में पूछी गई है कितनी है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7,30,000 पक्के कुओं की संख्या यूपी में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
उत्तर प्रदेश में निजी नलकूपों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 90,80,000, ऑप्शन बी 6,68,000, ऑप्शन सी 8,51,000, ऑप्शन डी 8,57,000। तो बताएंगे निजी नलकूपों की संख्या लगभग में पूछी गई है, लगभग में कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8,57,000 निजी नलकूपों की संख्या यूपी में है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब तथा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र के लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब तथा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र के लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है? ऑप्शन ए 55.3 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 46.3 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 50.2 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 40.5 लाख हेक्टेयर। तो बताएंगे यूपी के गंगा यमुना दोआब तथा यमुना के पश्चिमी क्षेत्र में लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है और इसका सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी शारदा, ऑप्शन डी रामगंगा। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। अगला प्रश्न, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है? ऑप्शन ए मोतीचूर अभयारण्य, ऑप्शन बी रामपुर अभयारण्य, ऑप्शन सी रानीपुर अभयारण्य, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा अभयारण्य। तो बताएंगे गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली किस अभयारण्य में देखी जा सकती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामपुर अभयारण्य। अगला प्रश्न, रानीपुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उन्नाव जिले में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी बहराइच जिले में, ऑप्शन डी इलाहाबाद जिले में। तो बताएंगे रानीपुर अभयारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद जिले में रानीपुर अभयारण्य स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए रानीपुर अभयारण्य जो इलाहाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा अभयारण्य, ऑप्शन सी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन डी किशनपुर अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो उन्नाव जिले में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इन प्रश्नों को देखकर ये सोच सकते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए गए हैं और कितने क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए झांसी जिले में, ऑप्शन बी मेरठ जिले में, ऑप्शन सी बहराइच जिले में, ऑप्शन डी पीलीभीत में। तो बताएंगे महावीर स्वामी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झांसी जिले में। अगला प्रश्न, किशनपुर अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रामपुर जिले में, ऑप्शन बी मेरठ जिले में, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी जिले में, ऑप्शन डी झांसी जिले में। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? किशनपुर अभयारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी जिले में किशनपुर अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए कैमूर अभयारण्य, ऑप्शन बी कतरनिया घाट अभयारण्य, ऑप्शन सी चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, ऑप्शन डी रामपुर पक्षी अभयारण्य। तो बताएंगे यूपी के
बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतरनिया घाट अभ्यारण्य बहराइच जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, शहरी वन लगाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू की? ऑप्शन ए 23 जुलाई 1993 में, ऑप्शन बी 23 जून 1993 में, ऑप्शन सी 23 मई 1993 में, ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1993 में। बताएंगे शहरी वन लगाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने कब शुरू की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जून 1993 में शहरी वन लगाने की योजना उत्तर सरकार ने शुरू की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गया है? प्रश्न को और एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गए हैं? ऑप्शन ए 25वें, ऑप्शन बी 43वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 44वें। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में आ गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1972। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं आता? ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी बर्च, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पीपल। तो बताएंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सा वृक्ष नहीं आता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा ये बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बर्च। बर्च उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में नहीं आता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साल की राल तथा ऑप्शन बी शीशम की राल, ऑप्शन सी खैर की राल, ऑप्शन डी चिड़ की राल। तो बताएंगे बिरोज व तारपीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है बिरोज व तारपीन तेल को बनाने के लिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 150 से 200 से मीटर वर्ष वाले, ऑप्शन बी 100 से 150 से सेंटीमीटर वाले वृक्ष, ऑप्शन सी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले वृक्ष, ऑप्शन डी 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन। तो बताएंगे कि कौन से वन पाए जाते हैं। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन, या 100 से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा वन, या 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले वृक्ष, या 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले वृक्ष या वन। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनावरण एवं वृक्ष के अंतर्गत है? ऑप्शन ए 21,505 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 44,563 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 22,566 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 54,663 वर्ग किलोमीटर। तो बताएंगे भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनावरण व वृक्ष के अंतर्गत आता है? बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 21,505 वर्ग किलोमीटर भूभाग वनावरण एवं वृक्ष के अंतर्गत आता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? ऑप्शन ए पूर्वी गंगा नहर परियोजना, ऑप्शन बी गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन सी जमरानी बांध परियोजना, ऑप्शन डी गंगा बैराज परियोजना। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों में पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु तो कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोकुल बैराज परियोजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थापित एल्युमिनियम संयंत्र को किस परियोजना द्वारा विद्युत उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए सिंगरौली सुपर ताप विस्तार परियोजना, ऑप्शन बी रिहंद बांध परियोजना, ऑप्शन सी गंडक परियोजना, ऑप्शन डी नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिहंद बांध परियोजना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रिहंद बांध परियोजना, ऑप्शन बी शारदा सहायक परियोजना, ऑप्शन सी गंडक परियोजना, ऑप्शन डी राजघाट बांध परियोजना। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिहंद बांध परियोजना। गोविंद सागर परियोजना को दूसरे नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? बताएंगे ऑप्शन ए 15.60 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन बी 14.35 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन सी 12.40 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन डी 14.59 लाख हेक्टेयर। तो बताएंगे गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14.59 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता गंडक परियोजना की है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? इसमें देखो दो क्वेश्चन बन रहे हैं। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना है, यानी राजघाट बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? 3 प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न से। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए झांसी बेतवा, ऑप्शन बी मिर्जापुर पिपरी, ऑप्शन सी बुलंदशहर नरौरा, ऑप्शन डी मिर्जापुर देवप्रयाग। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर पिपरी। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? तो बताएंगे कौन सी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए सिंगरौली परियोजना, ऑप्शन बी नरौरा परियोजना, ऑप्शन सी गंडक परियोजना, ऑप्शन डी टिहरी बांध परियोजना। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी गंडक परियोजना। गंडक परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए मिर्जापुर पिपरी में, ऑप्शन बी झांसी बेतवा में, ऑप्शन सी मिर्जापुर देवप्रयाग, ऑप्शन डी बुलंदशहर नरौरा। बताएंगे नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुलंदशहर नरौरा में स्थापित किया गया है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1896। तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया। ये जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज हमने 500 प्रश्न कवर किए हैं जो यूपी के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के हमने पहले भी बताए थे कि वही सारे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के से उठाए गए हैं और इनको आप रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को देखकर ये जान सकते हैं कि कौन से प्रश्न कितनी बार पूछे गए हैं। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में वनों वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग की स्थापना की गई थी। आज हमारा पार्ट 9 कंप्लीट होता है। कल लेके आएंगे पार्ट 10। तब तक के लिए खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।